क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय, चैप्टर 4। इस अध्याय में हम लोग इस्लाम के उदय और विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग उसके अगले पॉइंट उमैयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में जो खिलाफत संस्था थी वह नष्ट हो गई और उसका स्थान बढ़ते हुए एक राजतंत्र सत्तावादियों ने ले लिया। अब यहाँ पर जो सत्ता का ट्रेंड है, जो राजनीतिक व्यवस्था और स्वरूप का, वह ट्रेंड बदल गया, ठीक है, और धीरे धीरे बड़े तेजी से बदल रहा है। उमैयदों ने बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिनसे उम्मा के भीतर उनका और नेतृत्व सुदृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। तो पहले उमैयद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। आप याद रखेंगे कि पहले उमैयद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजदरबारी रस्मों में और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया। उसने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा भी प्रारंभ की, यानी अब वंशानुगत व्यवस्था चालू हो गया और प्रमुख मुसलमानों को मना लिया जो थोड़ा समृद्ध होंगे, शक्तिशाली होंगे, जो ताकतवर होंगे, जो अपनी हैसियत रखते होंगे, उसको ये मना लिया कि वे उसके पुत्र को उसका वारिस स्वीकार करें। तो उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी ये अनेक नए परिवर्तन किए और यही देखेंगे कि जिसके परिणाम स्वरूप उमैयद 90 वर्ष तक, अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे। उमैयद राज्य एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था, यानी एक साम्राज्य में तब्दील कर चुका था और उसका फैलाव हो गया था। अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि वह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। और प्रशासन में ईसाई सलाहकार के अलावा जरथ्यूस्ट, लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन इस्लाम उमैयद शासन को वैधता प्रदान करता रहा। अब ये वैधता प्रदान करने वाला कौन होगा? तो खलीफा होगा। उमैयद हमेशा एकता के लिए अनुरोध करते रहे और विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। अब्द अल मलिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया जाता रहा। इस प्रकार आप देखेंगे कि उनमें अरबी भाषा को प्रशासन का भाषा बनाया गया और इस्लामिक सिक्कों को भी जारी किया गया। इस तरह खिलाफत में जो सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे, ये सिक्के का नाम है। दिनार सिक्का सोने का था और दिरहम जो था चांदी का था। ये आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। वे रोमन और ईरानी सिक्कों, जैसे रोमन सिक्का दिनारियस था और द्राखमा ईरानी सिक्का था, ये इसकी भी अनुकृतियाँ थे, तो जिन पर ये सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने होते थे। यूनानी और पहलवी जो ईरान की भाषा है, इसकी भाषा में लिखे होते थे और इन चिन्हों को हटा दिया गया और सिक्कों पर अब अरबी भाषा में लिखा गया। अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए अब क्या होता है? उमैयद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका। जब आपको याद नहीं रहे कि उमैयद वंश की खात्मा कैसे हुआ, तो आप याद कर लेना, जब कभी बीमार पड़े होंगे तो आपने दवा भी ली होगी। तो उसी वक्त आप ये याद रखना कि ये दवा नामक आंदोलन ने, ठीक है, एक सुनियोजित व्यवस्थित आंदोलन ने उमैयद वंश की खात्मा कर दी और 750 ईस्वी में अब्बासियों ने अब्बासी वंश की स्थापना की। ये कहाँ? तो मक्का में किया। अब्बासियों ने उमैयद शासन को क्या कहा? दुष्ट बताया। साथ ही साथ ये भी कहा, अब्बासियों ने यह दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद साहब के मूल इस्लाम की हम फिर से स्थापना करेंगे। तो इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के एक राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव हुए।
अब्बासियों का विद्रोह खुरासान पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में प्रारंभ हुआ और जहां पर दमिश्क से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। इसका मतलब है कि एक से एक अच्छी नस्ल के घोड़े थे अरब इलाके में। खुरासान में अरब ईरानियों की मिली जुली हुई आबादी थी और यही कारण है कि इन लोगों में एकजुटता स्थापित किया जा सका। यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। खुरासान के एक अरब नागरिक उमैयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे, उन्होंने करों में रियायतें और बहुत सारे विशेषाधिकार देने के लिए जो वादा किया था वे पूरा नहीं कर पाए थे। तो यही कारण था कि जहाँ तक इस ईरानी मुसलमानों का संबंध है, जिसे हम लोग मवालियों के नाम से जानते हैं, उन्हें अपनी जातीय चेतना से एकदम ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था और वे उम्मीदों को बाहर निकालने के लिए किसी भी अभियान में शामिल होने को इच्छुक हो गए थे। अब्बासियों ने, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, ये बिल्कुल ही यह सहमति समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया। यानी जो लोग इनसे यह सहमत थे उसको भी मिला करके इन्होंने सहयोग ले लिया और उन्होंने वचन दिया कि पैगंबर के परिवार, जिसे हम लोग अहल अल बैत का कोई मसीहा महदी, उन्हें उम्मीदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा। तो सत्ता प्राप्त करने के बहुत सारे सही तरीके का प्रयास किया और उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया। देखिए, गुलाम ही अबू मुस्लिम था, उसने किया, जिसने अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहरों के निकट बगदाद में स्थापित की। ठीक है, और इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलियाई आधार पर किया गया। तो अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्था और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और इसी तरह से ये अपने साम्राज्य की मजबूती करते रहे, बनाते रहे। खिलाफत का विघटन और सल्तनत का उदय कैसे हुआ, यहाँ जरा देख लीजिए कि अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमजोर होता गया क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। तो लाजमी है कि जब साम्राज्य का आप विस्तार करेंगे, तो जब तक आप विस्तार करेंगे, जिस समय तक आप वहाँ रहेंगे, तब तक अगर दूर वाली क्षेत्र है तो आपका प्रभाव तब तक ही रहेगा जब तक आप स्वयं वहाँ रहेंगे या गवर्नर को रखेंगे। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हटेंगे, वह विद्रोह करने पर उतारू हो जाएगा। और इसका एक कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाहों में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया था। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है दो गुटों के बीच में हिंसा का होना। ठीक है सभी इस्लाम को मानने वाले, हैं सभी मुसलमान, कहलाते हैं मुस्लिम, बट यहाँ पर भेदभाव जो जनजातीय कबीला का रहा स्वभाव, वहाँ से जो स्टार्ट हुआ वह अभी तक चलता ही चला रहा है। अब समझिए, एक अरब समर्थक हैं, एक ईरान समर्थक हैं। आज भी ईरान वाले लोग सिया को मानते हैं और इराक वाले लोग, कहा जाता है कि वे सुन्नी हैं। तालिबान, वे अपने आप को सुन्नी मानते हैं और ये झगड़े, सिया और सुन्नी की झगड़े आज भी चलती चली आ रही है, जो बिल्कुल ही गलत है, मानवता के खिलाफ है। 810 ईस्वी में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों, उसका नाम है अमीन और मामून, अब इसके बीच में गृह युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई है और तुर्की गुलाम अधिकारियों, जिसका नाम है मामलुक, का एक नया शक्ति गुट बन गया। सियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। खुरासान है, ट्रांसऑक्सियाना है, तुरान है, अथवा ऑक्सोस के पार वाले इलाके में ताहिरी है, और शमानी वंश, और मिस्र तथा सीरिया में तुलानी वंश। अब अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई, घटता जा रहा है। सन 945 ईस्वी में वह भी छिन गया, जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र डेलाम के बुहाई नामक सिया वंश ने
कहाँ पर कब्जा किया? तो बगदाद पर कब्जा कर लिया। बुवाही शासकों ने अनेक उपाधियां धारण की, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी था शहंशाह, राजाओं का राजा। लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। खिलाफत को समाप्त करने और समाप्त न करने का फैसला बड़ा ही चतुराईपूर्ण था, क्योंकि यह एक अन्य शिया राजवंश फातिमी की महत्वाकांक्षा थे कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। अब यहाँ पर यह लड़ाई बिल्कुल गहरा गया है, ठीक है। शिया और सुन्नी के बीच की लड़ाई है और वे एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, यानी पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। जब इस्लाम धर्म के अंडर है तो हमारी एकता इस्लाम में है, हमारी महत्ता इस्लाम में है और हम पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों का समान रूप से बिना किसी आपसी भेदभाव का पालन करें, बिना किसी हिंसा के, तो वह इस्लामी जगत पर शासन करे। तो इस तरह से फातिमा का संबंध जो है शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से हो गया, ठीक है, उससे था। और उनका दावा था कि वे पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज हैं, यानी पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम आयशा था और फातिमा उनकी बेटी का नाम था, और कह रहे हैं कि उनकी ये वंशज हैं, इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्यायसंगत शासक हैं। यानी हर कोई अपने शासक को लेकर के पैगंबर मोहम्मद का डायरेक्ट दूत बतला रहा था। तो उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से उन्होंने 969 ईस्वी में मिस्र को जीता और फातिमी खिलाफत की स्थापना भी कर दी। तो मिस्र की पुरानी राजधानी जो फुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को बनाया गया। इसका मतलब है कि मिस्र की पुरानी राजधानी पहले फुस्तात था और बाद में काहिरा को बनाया गया, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह मीरिख, जैसे अल काहिर भी कहा जाता है, के उदय होने के दिन की गई थी। दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने शिया प्रशासक, कवियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। सन 950 से 1200 ईस्वी के बीच इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था अर्थात किसी संस्कृति की एकल भाषा यानी एक भाषा से नहीं, बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से एकजुट बना रहा। यानी बहुत सारे लोग मिल करके, और चूंकि इन्होंने जब विद्वानों को संरक्षण दिया, कवियों को संरक्षण दिया, तो इनका समाज एक सांस्कृतिक समन्वय का हो गया और राजनीतिक विभाजन के बावजूद भी ये एकता कायम करने में सफल रहे और समाज को अलग करके देखा गया। इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया, यानी पहले जो भाषा थी वह अरबी भाषा के रूप में चल रहा था, अब यहाँ पर फारसी भाषा का भी विकास किया गया। तो इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के बीच जो संवाद था, जो बातचीत था, वह महत्वपूर्ण था। विद्वान, कलाकार और व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर मुक्त रूप से घूमते फिरते और आते जाते थे और वे विचारों तथा तौर तरीकों का एक प्रसार सुनिश्चित करते थे। इनमें से कुछ ने तो धर्मांतरण कर गांव के स्तर तक नीचे पहुंच गए थे। मुसलमानों की जनसंख्या जो उमैयद काल और प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी, आगे चलकर बहुत अधिक हो गई और अन्य धर्मों से अलग धर्म व सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक सुस्पष्ट हो गई। अब यहाँ कारण क्या होता है कि इसे धर्मांतरण संभव और अर्थवान प्रतीत हो गया, ठीक है। 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत के उदय से अरब और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह बढ़ गया। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों, अरल सागर के उत्तर पूर्वी में चीन सीमाओं तक फैला हुआ था कि खानाबदोश कबायली लोग थे जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया। वे एक कुशल सवार योद्धा थे। वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी, बुहाई प्रशासनों में भी शामिल हुए। साथ ही साथ अपनी योग्यता और वफादारी के बल पर उच्च पदों को हासिल किया। इसी क्रम में आप देखेंगे कि गजनी सल्तनत की स्थापना जो अलब्तगिन ने किया था 961 ईस्वी में, ठीक है, यही कारण था और उसे गजनी का महमूद द्वारा मजबूत किया गया, यानी महमूद गजनवी। बुहाइयों की तरह गजनवी एक सैनिक वंश था। बुआवियों की तरह ये भी एक सैनिक वंश था जिनके पास तुर्कों और भारतीयों जैसे पेशेवर सेना थी। तो इसमें एक मासूद का एक सेनापति भारतीय था जिसका नाम तिलक था।
लेकिन उनकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासान और अफगानिस्तान में था और उनके लिए कोई अब्बासी खलीफा प्रतिद्वंदी नहीं था, ठीक है, बल्कि ये उनके वैध का स्रोत था। इस प्रकार आप देखिए किस तरह से खलीफा का विघटन हो जाता है। और फिर आगे देखेंगे कि एक लड़ाई का क्रम भी चलता है। ये देखिए आपने बाद में देखा कि तुगरिल और छागरिल के बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह का निर्माण हुआ। तो महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद से अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सल्जुकों ने 1037 ईस्वी में खुरासान को जीत लिया और निसापुर को अपनी राजधानी बना डाला। अब फिर आगे आप देखेंगे कि यही तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई और इनकी धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया गया, ठीक है। और दोनों सल्जुक भाइयों ने परिवार द्वारा शासन चलाने की जो एक धारणा थी उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब इकट्ठे मिलकर शासन चलाएंगे। अब देखिए धर्म युद्ध है। मध्यकाल के इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग यानी अहल अल किताब समझा जाता था, क्योंकि उनके पास उनका अपना धर्म ग्रंथ था, जो जिन्हें हम ओल्ड टेस्टामेंट अथवा इंजिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यापारी, तीर्थयात्री, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले जो ईसाई थे उनकी सुरक्षा प्रदान की जाती थी और इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था और विशेष रूप से फिलिस्तीन की पवित्र भूमि। अरबों ने जेरूसलम को 638 ईस्वी में जीत लिया था। देखिए ये पहले जेरूसलम भूमि था, ये ईसाई वाला भूमि था, तो अरबों ने यहाँ पर जीत लिया, लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में ईसाई के क्रूसारोपण और पुनर्जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्वान था और ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण तत्व था। तो मुस्लिम जगत के प्रति जो शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई, उसका कारण ये भी रहा कि नॉर्मनों, हंगरी वासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया था और केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए थे, तो बाकी सभी लोग ईसाई बन गए थे। 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ, जिससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच में एक शत्रुता बढ़ गई और बढ़ावा मिला। तो पादरी और योद्धा वर्ग, पहले दो वर्ग को देखिए। राजनीतिक स्थिरता और कृषि तथा व्यापार के लिए ये एक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे थे और प्रतिस्पर्धी जो सामंत था, तो राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं और लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था को वे लोग उदयमान कर रहे थे और बार बार इस चीज़ को कहा जा रहा था कि ईश्वरीय शांति आंदोलन द्वारा रोका था, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में आप पाएंगे कि पूजा स्थलों के निकट चर्च के कैलेंडर में पवित्र मानी जाने वाली कुछ अवधियों यानी कालखंड और कुछ कमजोर सामाजिक समूहों जैसे पादरियों और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा करने की मनाही थी। तो ईश्वरीय शांति आंदोलन ने क्या किया, सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। देखिए कैसे यहाँ पर एक धारा को मोड़ा जाता है, किसी चीज को कम करने के लिए या फिर बढ़ावा देने के लिए, और इसके परिणाम स्वरूप एक वातावरण का निर्माण हो गया जिसमें यह विश्वासियों यानी विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित है बल्कि प्रशंसनीय समझा जाता है, प्रशंसा किया जाता है। 1092 में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद साम्राज्य का विघटन हो जाता है और फिर क्या होता है कि इससे बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल गया। तो पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवट प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने का एक अवसर मिल गया और 1095 में पोप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पुण्य देश को यानी होली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर एक युद्ध लड़ना पड़ा और यह युद्ध 1095 ईस्वी से लेकर के 1291 ईस्वी के बीच में पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने भूमध्य सागर
लेवेंटा के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े गए। यही लड़ाई को धर्मयुद्ध का नाम दिया गया। तो प्रथम धर्मयुद्ध जो है वह 1098 से 1099 में फ्रांस और इटली के मध्य में लड़ा गया। ठीक है, फ्रांस और इटली के मध्य में लड़ा गया। फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। दोनों सैनिक मिलकर के, फ्रांस और इटली के सैनिकों ने, शहर में मुसलमानों और यहूदियों की विद्वेषपूर्ण हत्याएं की गई। यहूदियों को नहीं छोड़ा गया और यहीं से देखिए आज तक यहूदियों की दशा ऐसी ही बनी है। और शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई, जिसके बारे में ईसाइयों और मुसलमानों दोनों ने काफ़ी लिखा है। मुसलमान लेखकों ने ईसाइयों को फिरंगी कहा, इफरिंजी कहा के आगमन का उल्लेख करते हुए पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया है। और इन्होंने सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्म युद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर लिए। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरैमर कहा जाता था, मतलब समुद्र पारीय भूमि। और बाद के धर्म युद्ध में इसके रक्षा और विस्तार के लिए उपाय किया अपना। तो इसी तरह से देखिए कि आउटरैमर प्रदेश कुछ समय तक भली भांति कायम रही, लेकिन जब तुर्कों ने 1144 ईस्वी में एडिसा पर कब्जा कर लिया तो पोप ने दूसरा धर्मयुद्ध 1145 से 1149 के लिए अपील की। अब एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हराकर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। और इसके बाद आउटरैमर की शक्ति धीरे धीरे छीन होती गई। धर्म युद्ध का जोश अब खत्म हो गया और ईसाई शासकों ने विलासिता से जीना और नए नए इलाकों के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया। इसी तरह आप देखेंगे कि सलाह अल दीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो इस तरह से 1187 ईस्वी में पराजित करके, ठीक है, उसने पहले धर्मयुद्ध के लगभग 1 शताब्दी बाद फिर से जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। अब हमें यह संकेत मिलते हैं अभिलेखों से, यानी जानकारी मिलती है कि ईसाई लोगों के साथ सलाह अल दीन का व्यवहार दयामय था, और इसके विपरीत जैसा पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था। हालांकि उसने द चर्च ऑफ द हॉली सेपलेकर की अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया था, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल दिया गया। तो लाजमी है कि हिंसा बढ़ेगा ही, रुकेगा नहीं, और जेरूसलम पर फिर एक बार मुस्लिम शहर बन गया। यही कारण है और आज तक जेरूसलम को लेकर के लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चलता रहता है। इस शहर के छीन जाने से 1189 ईस्वी में तीसरे धर्मयुद्ध को प्रोत्साहन मिला। अब देखिए 1291 ईस्वी में अंततः मामलुकों ने धर्मयुद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया और धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी समाप्त होती गई और उसका ध्यान अपनी आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए काम करने लगे। सीरिया में फ्रैंक, इसको जरा देख लीजिए कि ये है क्या। अपने अधीन किए गए मुस्लिम लोगों के साथ विभिन्न फ्रैंक पश्चिमी देशों के नागरिक जो धर्मयुद्ध में विजय हुए थे, उसके साथ अभिजातों के व्यवहार अलग अलग प्रकार का था। तो शुरू में धर्मयुद्धकारी जो सीरिया और फिलिस्तीन में बस गए थे, ठीक है, बाद में आने वालों की तुलना में आमतौर पर मुस्लिम आबादी के प्रति वे अधिक सहिष्णु थे। और 12वीं शताब्दी में एक सीरियाई मुसलमान उसामा इब्न मुनकित ने अपने स्मरण में लिखा है पड़ोसियों के बारे में कि फ्रैंक लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में बस गए हैं और मुसलमानों के साथ जुड़े हुए हैं। वे नए आने वालों से बेहतर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन वे नियम का अपवाद है और उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इस बात को भी देख लीजिए। इसका उदाहरण यह है कि एक बार मैंने किसी आदमी को व्यापार के लिए एंटियोक भेजा, तो उस समय चीफ थियोडोर सोफियानोस एक पूर्वी ईसाई वहाँ पर था और वह और मैं आपस में दोस्त थे। वह तब एंटियोक में हर तरह से शक्तिशाली था और एक दिन उसने मेरे आदमी से कहा कि मेरे एक फ्रैंक मित्र ने मुझे आमंत्रित किया है, मेरे साथ चलो और देखो कि वे लोग किस प्रकार रहते हैं। मेरे आदमी ने मुझे बताया
इसीलिए मैं उसके साथ चला गया और हम उन पुराने सूरवीरों में से एक सूरवीर के घर पहुंच गए, मतलब नाइट के घर, जो प्रथम फ्रैंक अभियान के साथ गए थे। वह अब राज्य और सेना से सेवानिवृत्त हो चुका था, रिटायर्ड हो चुका था, और उसके पास एंटियोक में संपत्ति थी जहां वह रहता था। उसने बहुत ही सफाई से स्वादिष्ट भोजन परोसा था। उसने देखा कि मैं खाने में संकोच कर रहा हूं, तब उसने कहा, जी भरकर खाना खाओ, क्योंकि मैं फ्रैंक खाना नहीं खाता। मेरे पास मिस्त्री महिलाएं हैं जो मेरा खाना बनाती हैं, और वे जो कुछ तैयार करती हैं उसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाता। न कभी सूअर के मांस का मेरे घर के अंदर प्रवेश होता है, इसलिए मैंने खाना खाया, लेकिन कुछ सावधानी के साथ, और तब हम वहाँ से रवाना हुए। बाद में मैं बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक एक फ्रैंक महिला ने मुझे पकड़ लिया और अपनी भाषा में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैं यह समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है। फ्रैंक लोगों की भीड़ मेरे आसपास इकट्ठी हो गई। मुझे यकीन हो गया कि मेरा अंत निकट आ गया है। तब अचानक वही सुरवीर वहां आ गया और उसने उस औरत से पूछा, तुम इस मुसलमान से क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, इसने मेरे भाई हुर्सो की हत्या की थी। यह हुर्सो अफामिया का एक सुरवीर था जिसकी हत्या हामा के सेना के सिपाही द्वारा कर दी गई थी। तब उस सुरवीर ने चिल्लाकर उस महिला से कहा, यह व्यक्ति मध्यवर्गीय बुजुर्गा है, अर्थात यह एक व्यापारी है। यह लड़ता लड़ाता नहीं है, किसी भी किस्म का युद्ध नहीं करता। वह भीड़ पर भी चिल्लाया और तब भीड़ तितर बितर हो गया। तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले गया। इस प्रकार उसके साथ भोजन करने का यह प्रभाव था कि उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया। अब देखेंगे कि अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। तो लाजमी है कि यहाँ आपकी जो ये अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारण था वह था व्यापार और व्यवसाय था। इसका मतलब है कि अब जमीन पर एक अमीर और गरीब लोगों का प्रादुर्भाव हो गया है, यानी अमीर लोग और गरीब लोग। तो किसान जो होंगे वो गरीब तबके से होंगे, मध्यम तबके से होंगे। यहाँ पर एक और नए पैटर्न का उद्भव हुआ है, वह है सामंत। ठीक है, लेकिन किस रूप में है यह आपको देखना होगा। चूंकि ईरान और इराक में जमीन काफ़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी और इन्हीं बटी हुई इकाइयों पर खेती की जाती थी। ससानी और इस्लामी कालों में संपदा स्वामी की जो है राज्य की ओर से एकत्र करते थे, यानी टैक्स का कलेक्शन करते थे, और जमीन जो होता था वह गांव की सांझी संपत्ति थी, किसी का एक व्यक्तिगत हिस्सा नहीं था बल्कि सांझी संपत्ति थी। और अंत में क्या होता है कि ये भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद होता है मालिकों पर छोड़ दिया जाता है। तो वे राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी और साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को इसी भूमि को दे दिया जाता है। खास तौर पर खलीफा के परिवार के सदस्यों को दे दिया जाता है। कृषि भूमि पर जो नियंत्रण था, महत्वपूर्ण नियंत्रण था, सर्वेसर्वा नियंत्रण था, वह राज्य के हाथों में था। यानी जब तक विजय का काम नहीं हो जाता तब तक उससे इनकम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जब हमने उस जमीन पर विजय प्राप्त कर ली तो हमारी भू राजस्व का अधिकांश हिस्सा उस विजय प्राप्त किए हुए जमीन से मिलता था, कृषि भूमि से मिलता था। तो यही कारण है कि अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथ में रहता था वह खराज लगता था। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर 5वें हिस्से के बराबर में टैक्स की वसूली होती थी। अगर पैदावार अच्छा है तो 5वें हिस्से तक का है, वहाँ से लेकर के आधे हिस्से तक चला जाता था। ठीक है, अब जो जमीन मुसलमानों की मिल्कियत थी जिसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी, वहाँ से टैक्स उपज के 10वें हिस्से के बराबर लेता था। लेकिन जब गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे, देखिए मुसलमानीकरण और मुसलमान बनना एक दबाव में किया गया है, उनको डरा कर किया गया है, उनको धमका कर किया गया है, हिंसा करके किया गया है। क्योंकि आपने देखा कि खराज और जिजिया, ये जो टैक्स थे, जिजिया और खराज, ये दोनों ही उसके लिए गैर मुसलमान के लिए लिया गया। खेतों में खुशहाली, राजनीतिक स्थिरता आई। ठीक है,
और इसके लिए विशेष रूप से उन्होंने नील घाटी में राज्य ने सिंचाई प्रणाली को विकास किया, बांध, नहर, कुआं इत्यादि की खुदाई किया, उसके निर्माण करवाए और इस तरह से एक अच्छी फसल के लिए भूमि को तैयार किया जाने लगा। और इस्लामी कानून में उन लोगों को कर से रियायत दिया गया जो ज़मीन को पहली बार खेती काम में लाते थे। ठीक है, इसका मतलब है कि किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के जरिए कृषि योग्य भूमि में विस्तार हुआ। फसल में क्या थी देखिए, कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैंगन की खेती की गई और यूरोप में इनका निर्यात किया गया। जैसे जैसे शहरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी, ठीक है, वैसे वैसे ही इस्लामी सभ्यता भी का तेजी से विस्तार होने लगा। ठीक है, और जिनका एक प्रमुख उद्देश्य रह गया कि अरब सैनिक को बसाना था। तो स्थानीय प्रशासन की ये रीढ़ थे, यानी किसी भी प्रशासनिक कामकाज की मजबूती के लिए या किसी भी राज्य या साम्राज्य की मजबूती के लिए एक मजबूत सेना का निर्माण करना आवश्यक था। इस श्रेणी के फौजी शहरों में आप देखेंगे मिस्र, जिन्हें इजिप्ट का अरबी नाम है, कुफा, इराक का बसरा शहर, फुस्तात, काहिरा जो मिस्र में है। तो अब्बासी खिलाफत जो 800 ईस्वी की राजधानी के रूप में अपनी स्थापना के बाद आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक हो गई थी। इन शहरों के अलावा भी दमिश्क है, इस्फहान है, समरकंद है, कुछ पुराने शहर थे और बिल्कुल ही इन्हें नया जीवन मिल गया। खाद्यान्नों और शहरी विनिर्माताओं के लिए कच्ची सामग्री जैसे कपास और चीन के उत्पादन में वृद्धि की गई और इससे इन शहरों के आकार और जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुआ। साथ ही साथ एक शहरों का एक विशाल जाल विकसित हो गया और एक शहर दूसरे शहर से जुड़ गए और इसी तरह से कारोबार में इनका वृद्धि बढ़ता चला गया। अब शहर में जो भवन होते थे वो दो प्रकार के होते थे, जहाँ से सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रसारण किया जाता था। तो एक तो लाजमी है कि वह धर्म से होगा और दूसरा है वह प्रशासन से होगा। यानी एक मस्जिद भी होती थी और वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी, इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई दे सकता था। और दूसरा भवन जो था केंद्रीय मंडी यानी सुक, जिसमें एक दुकानों की कतार होती थी और व्यापारियों के आवास इसमें होते थे, सर्राफ का कार्यालय होता था। ठीक है, साथ ही साथ विद्वानों और व्यापारियों के लिए अलग से घर होता था और इसके निकट ही वे रहते थे। आप पाएंगे कि शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान रहते थे। देहातों से लाई गए जाने वाली हरी सब्जियां और फलों के लिए बाजार, काफिलों के ठिकाने पर और यह स्वच्छ दुकानें जैसे चमड़ा साफ करने अन्य सारे काम के लिए ये बिल्कुल ही शहर के बाहर की तरफ ही रहते थे और वहाँ से काम करने के लिए अंदर तक की तरफ आते थे। राजनीतिक एकीकरण ये जो होता है प्रक्रिया और खाद्य पदार्थों और की विलास वस्तुओं की मांग शहरों में तेजी से बढ़ने लगी। भूगोल ने मुस्लिम साम्राज्य की सहायता की। कैसे? तो हिंद महासागर और भूमध्य महासागर व्यापारिक क्षेत्रों के बीच फैल गया और 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री मार्ग पर एक अधिकार बना रहा। इनका आधिपत्य कायम रहा, इनका अधिकार कायम रहा। और यह व्यापार 2 मुख्य रास्तों, एक लाल सागर और फारस खाड़ी से होता था। चूँकि लंबी दूरी के व्यापार के लिए जो हमारा उपयुक्त और उच्च कोटि वाली वस्तुएं हैं, जैसे मसाला है, कपड़ा है, चीनी मिट्टी की चीज़ें हैं, बारूद को है, ये सभी भारत और चीन से लाल सागर के पोर्ट के मार्फत अदन की खाड़ी की तरफ प्रवेश करता था और वहाँ से जो है फारस खाड़ी के पतन, सिराप और बसरा तक जहाज पर लाया जाता था। यहाँ से माल को ज़मीन पर ऊँटों के काफिलों पर लादा जाता था। यानी जहाँ रास्ते की बात आती है, ज़मीन की बात आती है, वहाँ वे ऊँटों का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार इन्होंने हर एक रास्ते पर अपना एक सेंटर स्थापित कर लिया था। कागज, गेनिजा, अभिलेख और इतिहास। कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रूप से रचनाओं का प्रसार होने लगा। आप देखिए कि 751 ईस्वी में समरकंद के मुसलमान प्रशासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया और जो बंदी बनाया इनमें से बहुत सारे आक्रमणकारी थे जो कागज बनाने में निपुण थे। ठीक है,
और ये बिल्कुल समरकंद का कागज निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इस तरह से कैसे इन्होंने बंदूक से भी अपना कागज बनवा लिया। और कागज बनाने की जो प्रक्रिया है वह आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पैपायरस का स्थान ले लिया। किसने? बाकी हिस्सों में पैपायरस का स्थान ले लिया। पैपायरस एक ऐसी लेखन सामग्री थी जो एक पौधे के अंदरूनी तने से बनाया जाता था और ये नील घाटी में बड़ी ही मात्रा में उगता था। तो कागज की मांग बढ़ गई और इस प्रकार जो अब्दुल अल लतीफ़ जो बगदाद से आया हुआ था, एक चिकित्सक था, तो इन्होंने भी लिखा है कि मिस्र के किसानों ने मम्मियों के ऊपर लपेटे गए लिनन से बने हुए आवरण प्राप्त करने के लिए कब्रों को किस तरह लूटा था ताकि वे इन लिनन आवरणों को कागज के कारखानों को बेच सके। पूर्वी सिरे की चर्चा करें तो ईरानी व्यापारी, मध्य एशियाई, चीनी वस्तुएं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस तरह से जो व्यापार गतिविधि का केंद्र था वह न केवल अरब जगत में था बल्कि एशिया जगत में भी बड़े पैमाने पर पूर्वी एशिया की तरफ फैल गया। मसलन भारत से भी व्यापार होने लगा और चीन से भी व्यापार होने लगा और रोम, यहाँ भी व्यापारिक प्रक्रिया बंद नहीं हुई थी बल्कि चल ही रहे थे। ठीक है, और इस तरह से व्यापार के सिलसिले में इस्लाम धर्म का भी प्रचार और प्रसार होता गया। ठीक है, फिर आप पाएंगे कि 1001 रातें कि कई कहानियों में हमें मध्यकालीन मुस्लिम समाज की तस्वीर मिलती है।